हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। उम्मीद करती हूँ सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिसने शुरू नहीं करी है वो जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए फिर तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने 2019 का CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमारी सीरीज़ चल रही है। उसमें 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो कमेंट से लिंक लेके 2017, 18 और मैथ्स की वीडियो देख लीजिए। ओके, जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। CDP, ओके, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी आपकी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी और टीचिंग मेथड भी। 30 क्वेश्चंस रहेंगे एज यूजुअल आपके। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, इफ़ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज। अब देखो क्या बोल रहा है कि समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है। अब समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक जैसे कि कोई स्कूल से भाग जाए, कोई चोरी करता हो, किसी में कुछ और गंदी आदत हो, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो होते हैं आपके प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बालक। ठीक है, सो उसको लेके अगर शिक्षक को पता लगा कि कोई एक ऐसा छात्र है, कोई ऐसा बच्चा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखो अब हमारे टीचिंग मेथड क्या कहते हैं कि वापस तो नहीं भेजना चाहिए। वापस भेज दोगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी करेक्ट नहीं है। बच्चे को दंड देना चाहिए, दंड दोगे तो उससे ज़रूरी नहीं ना कि बच्चा सही ठीक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, शुड प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। ओके, समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड विद। देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी सारी चीज़ें रहती है जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के टाइप में करते हैं, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो हमें बताना है। छात्रों के मानसिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, जो कि मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, और जो भी आपके सारे डेवलपमेंट रहेंगे, मेंटली डेवलपमेंट भी होगा, सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे। इट मीन्स कि छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती है। समझ आया? चलिए तो फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने? whom one of the following has not propounded the learning theory। देखो 4 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनमें से एक उसका नाम बताना है जिसने हमारे अधिगम सिद्धांत का, लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? थॉर्नडाइक ने तो दिया है, स्कीनर ने भी दिया है, कोलर ने भी। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा BS ब्लूम। ओके, अब BS ब्लूम ने क्या दिया है? अगर BS ब्लूम की हम बात करें तो उन्होंने लर्निंग थ्योरी को क्लासीफाई किया है। क्या किया है? क्लासीफाई किया है। और जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का सभी को पता है, अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, और जो हमारे कोहलर हैं, कोहलर और मैक्स वर्देमियर, इन लोगों का कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। क्लियर? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि सबके जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं वो भी याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वो पूछ ले कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा कोलर। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम के भी पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। अब बात आती है स्टैग्नेशन या अवरोधन। अवरोधन क्या होता है कि अगर बच्चा पास नहीं हो पाया किसी वजह से, जो भी रीज़न रहे, और वो 1 से ज़्यादा वर्ष तक या फिर 1 से ज़्यादा साल तक एक ही क्लास में रहे, तो उस चीज़ को आप बोलोगे अवरोधन। उसका मीनिंग बताया। तो अब क्या हो जाएगा? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, obviously that is a retention of a child in the same class for more than 1 year। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा।
बालक का विद्यालय ना जाना, ये तो अवरोधन नहीं है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ये भी नहीं है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। अब देखो, हमारे कुछ कौशल दिए हुए हैं आपको, प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या समापन कौशल। प्रदर्शन में क्या होता है? स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब उस टाइम आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो, आप प्रदर्शन कर रहे होते हो, आप बता रहे होते हो जो एग्जैक्टली बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें तो पूर्व ज्ञान का कुछ रोल है नहीं। सेकंड आता है आपका फिर प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी टॉपिक को, क्या होता है जब हम पढ़ाने में जो हमारी थ्योरी है वो क्या बोल रही है कि जब हम किसी टॉपिक की प्रस्तावना कर रहे हैं, जब हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके उसको बताते हैं। कोई नया टॉपिक है, नए टॉपिक को डायरेक्टली बच्चे को तो इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, उसको उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करोगे। तो जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण है वो कहाँ आता है? प्रस्तावना कौशल में। उसी टाइम आप बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करते हो उनके पूर्व ज्ञान को लेकर कि उनको क्या आता है और कैसे आप उससे रिलेट कर सको। ओके, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत का पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को? तो आ जाइए फिर, कौन सा आ जाएगा ये आपका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शूज का सिद्धांत। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। BF स्किनर ने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की आपकी जो थ्योरी है वो प्रोपाउंड की थी। ओके, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर RS टाइप कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग भी बोलते हैं। ओके, सो इन्होंने ही हमें लिखो, ये बताया गया है ना कि पुनर्बलन का सिद्धांत, तो इन्होंने हमें बताए हैं कि पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक पुनर्बलन और गौड़ पुनर्बलन। ओके, तो इस तरह से वो पूरी थ्योरी है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? ब्रूनर ने हमारी एक कॉग्निटिव थ्योरी दी है, तो उसमें से बताना है कौन सी अवस्था में नहीं है। तो देखो, ब्रूनर का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें आपको 3 स्टेजेस बताई गई हैं, क्रियात्मक, इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी है? आइकॉनिक स्टेज, और सिंबॉलिक लाइक प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक व्यवस्था। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंट्यूटिव स्टेज, वो हमारी ब्रूनर ने नहीं दी है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। मॉरिसन हैज डिस्क्राइब 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। सो बताने हैं कि वो 4 जो हैं वो आपके कौन से हैं। देखो, जो ये आपके 5 लेवल्स हैं उसमें जो सबसे पहला लेवल आता है वो आपका आता है खोज का, यानी अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन करना। तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट। उसके बाद आता है आपका सेकंड, प्रस्तुतिकरण, जो आपकी हो जाएगी प्रेजेंटेशन। ओके, थर्ड आता है आपका एसिमिलेशन, जिसे बोलोगे आप आत्मीकरण, ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, संगठन करना, उसका व्यवस्था करना कैसे करेंगे। फोर्थ और लास्ट में तो आपका अभिव्यक्तिकरण हो जाएगा। अब आपको पैटर्न देख लीजिए, क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा आपका फोर्थ, फिर है आपका थर्ड और फिर फिफ्थ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 करेक्ट। ओके, तो इसको क्या है ना, जब भी कभी जैसे किसी ने आपको स्टेजेस दी हैं या फिर जैसे ये बोले प्रतिमान दिए जो आपके लेवल्स हैं, तो इनको ना सीक्वेंस में याद करना भी ज़रूरी है। तो जब कभी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी, तो याद रखना कि सीक्वेंस में भी पता होनी चाहिए। ओके, अब इसमें से दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि आपको कोई 5 दे देते और उसमें से एक एक्स्ट्रा लेवल दे देंगे कोई, और बता देंगे कि उसमें मॉरिसन ने जो दिया है हमें टीचिंग मॉडल, उसमें से कौन सा लेवल नहीं है। ओके, तो प्रिपेयर्ड रहना है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, निम्न में से कौन से संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कॉग्निटिव डोमेन। अब हमें इसका एक सीक्वेंस भी आता है। आपके जो
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, जो संज्ञात्मक क्षेत्र है, उसके आपके 6 लेवल्स में लाइक डिवाइड किया गया, आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कहता है पहला आता है ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध। ओके, ज्ञान आता है, बोध आता है, फिर अनुप्रयोग। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसमें नहीं होगा वो हो जाएगा अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग। इसके बाद 3 और आते हैं आपका, पहला ज्ञान हो जाएगा, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण और लास्ट में आ जाता है आपका मूल्यांकन। तो कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन लाइक शायद 2017 के एग्जाम पेपर में 18 में पूछा गया है इसका सीक्वेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया कि संज्ञात्मक क्षेत्र से कौन सा संबंधित नहीं है। उन्होंने 6 लेवल्स में से जो आपके 6 पार्ट्स है उसमें से 3 दे दिए करेक्ट और एक अनुमूल्यन दे दिया एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा इसका और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। अब आपने जब कर्व पढ़े होंगे तो किस तरह के कर्व पढ़े हैं। एक आता है आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कर्व किस तरह से बनता था हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली आपको बता देती हूँ। ओके, जो हमारा कॉन्वेक्स आता था वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो कॉन्वेक्स कर्व भी होता था जिसे आप उत्तल कर्व कह देते थे। फिर आता है आपका नेक्स्ट मिश्रित। तो मिश्रित वाला कौन सा आ जाएगा आपका, जिसमें आपका पहले अभ्यास लाइक ये होता था, ये आपका होता था लर्निंग और साथ में जितना आपकी कितनी लर्निंग हो रही है प्रैक्टिस, अभ्यास और अधिगम के बीच का वक्र है। थर्ड आता था आपका नतोदर। तो नतोदर किस तरह से हो जाता था आपका, जिसे आप सिंपली बोल सकते थे कॉनकेव, वो आ जाएगा आपका कर्व इस तरह से। बट लंबवत हमारा ऐसा कोई कर्व नहीं होगा। चौथा जो कर्व होता था वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन वाला होता था जो यहाँ पे नहीं है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा, ऐसा आपका कोई वक्र नहीं है, ऐसा कोई कर्व नहीं है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखो, अब जो ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये जो उन्होंने ब्रैकेट्स में डाल दिए ब्रेसेस में, ये आ गए आपके स्टेटमेंट कि लर्निंग इज एनी चेंज ऑफ बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। किसने बोला है ये? अब ये स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं कि किसने बोला। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपने याद करने हैं आगे। तो किसने बताया है ये आ जाएगा आपका गिलफोर्ड का, ऑप्शन नंबर 2। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ ही का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ थे, उन्होंने बोला था नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रतिक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। फिर एक और आता है आपके स्किनर, ये रहे 4th ऑप्शन में। स्किनर ने कहा था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया। तो ये जो आपको दिया है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, वो बताया था हमें गिलफोर्ड ने। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए, मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। देखो, कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, ब्रूनल, आसुबेल, ग्लेजर और गार्टनर। अब बताना है उन्होंने किस चीज़ पे काम किया है या फिर कौन सा अधिगम, कौन सा शिक्षण आपका उनसे रिलेटेड है। बात करते हैं हम सबसे पहले ब्रूनर की। तो ब्रूनर ने क्या दिया था, यहाँ से ऑप्शन ए आ जाएगा, बी आ गया, संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ये आ जाएंगे आपके ब्रूनर के, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कॉन्सेप्ट अटेनिंग टीचिंग मॉडल दिया था हमें ब्रूनर ने। फिर आता है ऑसुबेल ने हमें क्या कहा था, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिए थे आपको, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल आपको ऑसुबेल ने दिए थे। फिर आते हैं ग्लेजर ने आपको बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिए थे, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट से। और गार्डन की बात करते हैं तो उन्होंने दिया था आपको साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। ओके, टीचिंग मॉडल आपका साइनेटिक्स टीचिंग मॉडल था। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन 4th, 3rd, 1st, 2nd। ओके, 4th, 3rd, 1st एंड 2nd, यहाँ से देख लीजिए 4th, 3rd, 1st एंड 2nd, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा आपका करेक्ट। इनको याद रखिए कि कौन सा टीचिंग मॉडल किसने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, परिकल्पना का निर्माण, लाइक
अपने मन में ही एक हाइपोथेसिस बना लेना कि इस प्रॉब्लम को लेके क्या हमें करना है, ठीक है। समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आंकड़ा संग्रहण, डेटा कलेक्शन, परिकल्पना की परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। देखो अब अगर आपके के पास कोई समस्या है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारा ऑप्शन होगा आइडेंटिफाई करना कि वो समस्या किस तरह की है। जब तक आपको नहीं पता लगेगा प्रॉब्लम कैसी है, उसका सोल्यूशन ही नहीं फाइंड कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, उसके बाद में परिकल्पना करते हैं। लाइक उसके बाद में आप अपने मन में माइंड में एक हाइपोथेटिकली सोचोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे उसकी कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, उसका आप अच्छा डेटा परिकल्पना हो जाएगा, ठीक है, हाँ, इसके बाद आपका यही आ जाएगा। उसके बाद आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो क्योंकि अब आपको पता लग गया कि हमने क्या सोचा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, हाइपोथेसिस कर लिया। उसके बाद आंकड़ा संग्रहण करोगे कि हमें करना कैसे है, क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है। उसके बाद लास्ट में आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। ओके, सो उसके आगे भी आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। अब लेकिन जो हमारा प्रथम चरण है वो आ जाएगा समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव। कब होगा बच्चों का जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। लाइक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या बोल रहे हो वो, कि बच्चों को निष्क्रिय रखेगा। लाइक आप बोल रहे हो, आप पढ़ाते जा रहे हो, बट बच्चे निष्क्रिय हैं, उनकी साइड से कोई भी एक्शन नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बैठे हैं, निष्क्रिय बैठे हैं, वो पैसिवली। ओके, सो ऐसा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा आपका इसमें। उसके बाद आता है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। चलिए, ये हो सकता है हमारा, ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि सर्वाधिक जो प्रभावशाली तभी होगा। ओके, उसके बाद पढ़े लिखने पर गणितीय कुशलताओं पर ही बल रहेगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर भी बल रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक सभी तरीके से उनका विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिवादी होगी, ऐसा भी नहीं है ऑटोक्रेटिक हो जाएगी। ओके, तो बच्चों का जो लर्निंग है उससे नहीं है कि ऑटोक्रेटिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चों का कॉग्निटिव और साइकोमोटर और जो आपका ये है तीनों जो पक्ष हैं आपके, वो उनका विकास होगा, तभी आपकी प्रभावशाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। Which step is prominent in the syntax of teaching model with of memory level and understanding level। देखो ऑप्शंस क्या दिए आपको, ऑप्शन आपके वही है, तैयारी, अन्वेषण, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण। देखो स्मृति स्तर और बोध स्तर, स्मृति स्तर के सोपान जो हैं वो किसने दिए हैं, राइट, जो मेमोरी लेवल्स हैं आपकी, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो मेमोरी लेवल जो आपके स्मृति लेवल है वो आपके दिए हर्बर्ट ने, राइट, और जो आपके बोध स्तर के सोपान हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के, वो दिए थे आपके हेनरी ने। अब इसमें बताना है कि दोनों के जो लेवल्स हैं उनमें कॉमन ही, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। तो हर्बर्ट ने जो आपके स्मृति स्तर की क्या दिए थे, वो उसमें था प्रस्तावना आपका, फिर प्रस्तुतिकरण था, उसके बाद तुलना थी, फिर सामान्यकरण और लास्ट आपका प्रयोग था। अब देखो सेकंड क्या था, मैंने क्या बताया, सेकंड नंबर में था आपका प्रस्तुतिकरण। ओके, इसी तरह जब हम बात करते हैं बोध स्तर की, तो पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है आपका वो दोनों में उभयनिष्ठ है, प्रेजेंटेशन दोनों ही स्तर में है। ओके, तो वो हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। चलिए 16th क्वेश्चन है आपका, मानव विकास का प्रारंभ होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। देखो अब जब हम मानव विकास की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज। शैशवावस्था से नहीं, पूर्व बाल्यावस्था से नहीं, उत्तर बाल्यावस्था से नहीं, गर्भावस्था से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये आपकी एक बुक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इसको बताना है कि इसके पुस्तक के लेखक है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो कुछ मेन बुक्स है वो हम अपनी वीडियोस में आपको कवर करा देंगे। ओके,
वो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है आईपी लाइक पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या आरएम गेने। आरएम गेने ने आपकी जो बुक दी है वो कंडीशंस ऑफ लर्निंग है। थॉर्नडाइक की जो फेमस बुक है वो आपकी आ जाती है एनिमल इंटेलिजेंस या फिर द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर ने आपकी द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर दिया है। और अगर बात करें पावलोव की तो पावलोव ने आपने कंडीशंस रिफ्लेक्सेस की आपकी बुक लिखी है। ओके, लेक्चर्स एंड कंडीशंस की भी आपकी पावलोव ने दी है, तो ये बुक्स को लर्न करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही शायद एक दो बार एग्जाम्स में और पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18th वाला भी आपका, ये आपका बोला था स्टैनले होल्डे। ओके, सो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर बात करें जर्शील्ड की तो जर्शील्ड ने क्या बोला है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व की ओर संक्रमण करता है, ये बोला है आपका जर्शील्ड ने। बात करें अगर हम सिम्पसन की तो सिम्पसन ने क्या बोला है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है उसमें वह काल है जिसमें बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ से समाप्त होता है। ओके, ये बोला आपका सिम्पसन ने। और क्रो एंड क्रो का तो सबको पता है कि किशोरी वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, वो आपका बोला है क्रो एंड क्रो ने। चलिए, उसके बाद 19th क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? टोटल टाइम टेकन इन द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के देखो 2 मॉडल्स है, तो उसमें जो हमारा इंडियन मॉडल है, अगर इंडियन मॉडल की हम बात करें तो स्टार्टिंग कैसे होती है हमारी, यहाँ से पूछा है कुल कितना, टोटल टाइम हमें बताना है। तो हमारा जो है, अगर हम बात करें शुरू में पाठ योजना की, ओके, पाठ योजना में हमारा कितना टाइम लगता है? 6 मिनट। उसके बाद हमारा जो टीचिंग है उसके लिए फिर से 6 मिनट। फिर उसके बाद जो आपका फीडबैक है उसके लिए फिर से 6 मिनट। अब फीडबैक मिल गया, अब पुनः योजना करनी है, उसके लिए फिर से 6 मिनट। फिर से आपको पुनः शिक्षण करना है 6 मिनट। फिर आपको फिर से पुनः फीडबैक चाहिए, रीफीडबैक, तो वो 6 मिनट। तो कितने हो जाते हैं आपके? 6 + 6 + 6, 6 6 36 मिनट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd। माइक्रो टीचिंग का जो टोटल टाइम है वो आता है आपका 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? थोड़ा सा लंबा सा कथन है बट फिर भी बता देती हूँ कि ये आपका बोला है रॉस ने। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका इसका, रॉस। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है हमें। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जब बुक्स की बात चल रही थी, एनिमल इंटेलिजेंस, उसी में मैंने बताया था कि एनिमल इंटेलिजेंस दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद आता है पुनर्बलन की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, वो उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो रीइंफोर्समेंट थे वो किसने दिए थे? आपकी स्किनर ने, तो उसके लिए आ जाएगा आपका 4th। फिर आता है आपका सारगर्भिता का नियम, लॉ ऑफ पैरगनेस, तो वो किसने दिया है? आपका गेस्टाल्ट ने, उसके लिए आ जाएगा ऑप्शन लाइक फर्स्ट। एंड अनुकूलन की अगर बात करें, एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन की बात आपकी करिए पियाजे ने अपनी थ्योरी में, जिससे वो बताते हैं कि कैसे एडेप्टेशन हो जाता है चीज़ों का, तो इसके लिए आ जाएगा आपका फर्स्ट, एनिमल इंटेलिजेंस के लिए 3rd था। 3rd, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1st, 2nd, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइक जो हमारा डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कभी ना समाप्त होने वाली, कि वो डेवलपमेंट चलता रहता है। तो उसका कथन से किस सिद्धांत का संबंध है, तो वो हमें बताना है। देखो, है आपका निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूटी ही आपका कह रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलती रहती है जब तक उसकी एज है, जब तक वो अलाइव है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं होगा, जो एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है? वो विकास लाइक हमारे पूर्ण अंगों की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। ओके, तो उस तरह हो जाता है आपका एकीकरण। अंतःक्रिया की बात करें तो अंतःक्रिया बताता है जो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होता है, ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा होता है, वो हमारा आ जाता है आपका अंतःक्रिया का सिद्धांत। और अंतः संबंध की बात करें तो वो जो बालक के सारे शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सबका जो लाइक एक
अंतः संबंध मतलब परस्पर संबंध होता है, उसको आप बोलोगे अंतः संबंध का सिद्धांत। बट अगर बात करें कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो वो निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संविधान की किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? एक दो क्वेश्चंस आपके आर्टिकल्स पे भी बन जाते हैं कि कौन से अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया। आप सभी को पता है कि एजुकेशन हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो ये हमारा हुआ था 86th अमेंडमेंट के द्वारा, जो आपका 2002 में आया था। और इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल नंबर 21A में इसको ऐड किया गया था। ओके, चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा यहाँ पे जो बच्चे हैं उसमें 6 ईयर्स तक के सभी बच्चों को क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन का रूल है। 6 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन। ओके, उसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। अब हमारी कुछ थ्योरीज होंगी, उनका भी हमें पता होना चाहिए ना किसने प्रपोन किया है। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी है आपकी, देखते ही पता लग जाना चाहिए, मैकडूगल ने। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका मैकडूगल। सो जो अभिप्रेरण की मूल प्रवृत्ति की थ्योरी है वो हमारी दी है मैकडूगल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो वो किसने बोला है, देखो यहाँ पे बात हो रही है कोल एवं ब्रूस की। तो कोल और ब्रूस ने क्या बोला है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सी है आपकी, बाल्य अवस्था। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 2 चाइल्डहुड। तो कोल ब्रूस ने चाइल्डहुड को क्या बोला है कि इसमें स्टेटमेंट भी आपका आ सकता है एक तरीके से कि बाल्य अवस्था को अनोखा काल या बाल्य अवस्था एक अनोखा काल है, किसने कहा है। ओके, संवेगात्मक विकास का, तो वो आ जाएगा आपका कोल एंड ब्रूस। 26 क्वेश्चन है आपका, किस बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, वो दिया है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हमें क्या बताया, मल्टीपल इंटेलिजेंस बताएं, जैसे कि बुद्धि के प्रकार, बहुविमात्मक प्रज्ञा। ओके, तो जैसे कि व्यक्तिक पर बुद्धि होती है, संगीत बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, इस तरह से उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है मल्टीपल इंटेलिजेंस। कितने टाइप्स की हैं टोटल, 8 प्रकार की। उसके बाद आपका आता है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया, अब जो हमारी ये डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया बहुत सारी हमारे हैं, तो उसमें जो डिसलेक्सिया है उसमें क्या होता है, बोलने में नहीं होता, व्यक्त करने में नहीं, पढ़ने और वर्तनी में, जो खड़े होने में नहीं होता, जो रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड है वो हमारी डिसलेक्सिया है। इसमें कुछ भी हो सकता है, पढ़ने में हो सकता है, लिखने में हो सकता है। जिस टाइम पे बच्चे बोलते हैं उस कुछ वर्ड्स को मिस कर जाना, उनको उसमें भी आपको डिसलेक्सिया बोलेंगे। उसके बाद कुछ शब्दों को उल्टा उल्टा पढ़ना या फिर किसी और वे में पढ़ना, उसको भी डिसलेक्सिया के अंदर ही ये सब आएंगे। ठीक है, ये सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो डिसलेक्सिया के अंदर आती है। कभी कभी होता है ना, जैसे स को श को सा, या फिर कुछ और जो बोलने में जो हमारी साउंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो भी डिसलेक्सिया में आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आएगा आपका, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? फिर से आपको नोट करना है कि यहाँ पे नहीं है दे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम, जो समावेशी कक्षा होती है। पहला ऑप्शन है, शिक्षक को सीखने में असक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो बच्चे असक्षम हैं, ओके, जो थोड़ा सा डिसेबल्ड हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए क्योंकि नॉर्मल बच्चे से थोड़ा समय ज़्यादा आप दे सकते हैं एक डिसेबल्ड बच्चे को, तो ये तो सही होगा, बट हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन फाइंड करना है। उसके बाद आता है, शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो देखो नहीं होगा, तो इसलिए हमें लगा देते हैं कि सेकंड ऑप्शन, बट फिर भी ऑप्शन चेक करेंगे। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। देखो बच्चा किस तरह से कंफर्टेबल फील करे, अगर वो डिसेबल है तो उसके अकॉर्डिंग उसके बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑब्वियसली एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो भी डिसेबल बच्चे अगर उनको आप डिस्करेज करोगे तो वो कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, इसलिए उनको एनकरेज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, ऑप्शन है आपके, अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप बच्चे को अनुमति नहीं दोगे, उनको परमिट नहीं करोगे कि बच्चा क्वेश्चन पूछे, तो फिर कैसे होगा, उसके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, कैसे उनकी जो मन में चल रहा है कि ये चीज़ क्यों हुई है वो कैसे क्लियर होगा। प्रेरित करना चाहिए, ऑब्वियसली प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित तो करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए।
फिर आता है हतोत्साहित कर देना चाहिए, डिस्करेज, वही बताया मैंने कि हतोत्साहित नहीं करना, डिस्करेज नहीं करना या रोक देना चाहिए, वो भी नहीं करना। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बुद्धि है वो किस चीज़ से संबंधित आएगी आपकी बच्चे की? नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर भावात्मक विकास से। ओके, अच्छा ये बुद्धि नहीं है, वृद्धि है। वृद्धि मीन्स ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखो ग्रोथ क्या होता है ना, जो हमारे फिजिकली शो हो रहा है। ओके, तो लाइक जो हमें दिखाई दे रहा है, लाइक मूर्त रूप में जो बोल देते हैं, तो उसमें के लिए आपका आ जाएगा शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। ग्रोथ में जो हमारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो बॉडी है एंड ऑल सब, तो मतलब पार्ट्स का बड़ा होना या फिर ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी ग्रो करती है, ये सब आ जाता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरह आपका ये पूरा हो चुका है आपका 2019 का CDP। आई होप समझ आ गया होगा। चैनल से जुड़े रहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहे। जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, और आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर हैं या फिर आपकी PDFs हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे UP टेट के। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।